नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं पॉजिटिव खबर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक देश की राजधानी दिल्ली में शुरू हो गई है और यह 3 दिवसीय बैठक दिल्ली में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो नया मुख्यालय जो कार्यालय बना है उस केशव कुंज में हो रही है। और इस 3 दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सर संचालक मोहन भागवत, सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबौले और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े 32 विविध संगठन यानी भारतीय जनता पार्टी समेत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े 32 संगठनों के राष्ट्रीय संगठन महासचिव शामिल हो रहे हैं। और यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक आवास 7 लोक कल्याण मार्ग से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर हो रही है। और इस बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश की यात्रा पर। एक तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यह 3 दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक और भारतीय जनता पार्टी के बीच में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर जिस तरह से खींचतान, जिस तरह से तनाव की खबरें आती रही। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना शताब्दी वर्ष मनाने जा रहा है और इस शताब्दी वर्ष का समारोह का जो शुभारंभ 2 अक्टूबर को नागपुर में विजयादशमी के दिन से शुरू होगा। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस शताब्दी वर्ष में यानी 100 वर्ष में अपने शाखाओं की संख्या को बढ़ाकर 1 लाख करने का लक्ष्य रखा है। तो एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता में है, दूसरी तरफ उस भारतीय जनता पार्टी को जन्म देने वाला संगठन, उससे पहले भारतीय जनसंघ को जन्म देने वाला संगठन, भारतीय जनता पार्टी के लिए संजीवनी बूटी का टॉनिक का काम करने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इन दोनों के रिश्तों की कहानी लेकर मैं आपके सामने आया हूं। रिश्तों की कहानी यानी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी कितने पास है, कितने दूर है, इनके दूर और पास होने की कहानी क्या है और आखिर इन दोनों के बीच में जो तल्खी की खबरें आ रही हैं, इन दोनों के बीच में जो मतभेद की खबरें आ रही हैं, उन मतभेदों की कहानी का असली सच क्या है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जैसा कि मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से संजीवनी देता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े तमाम संगठनों, खासतौर से विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर को लेकर जो देशव्यापी आंदोलन शुरू किया, उसका सबसे ज्यादा जो राजनीतिक लाभ मिला वो भारतीय जनता पार्टी को मिला। 1991 के लोकसभा चुनाव में सीटें बढ़ी, 96 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। हालांकि बहुमत साबित नहीं कर पाए तो लोकसभा में ऐतिहासिक भाषण देते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन इसके बाद 1998 में सरकार बनी, 1999 में सरकार बनी, 2004-2009 में हार गए, 2014 में नरेंद्र मोदी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, 2019 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। और भारतीय जनता पार्टी की इन तीनों जीतों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक अहम भूमिका रही है। तो तनाव कहां से शुरू हुआ, तनाव की कहानी कहां से शुरू हुई? 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरएसएस की जरूरत ना होने, भारतीय जनता पार्टी के खुद सक्षम होने, आत्मनिर्भर होने का बयान क्या दिया। आरएसएस के जो समर्पित जो कैडर कार्यकर्ता थे, जो स्वयंसेवक थे, वो घर बैठ गए। नतीजा क्या हुआ? अब की बार 400 पार का नारा देने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को इस देश की जनता ने 240 सीटों पर समेट दिया। और इस बुरी करारी हार में सबसे बड़ी जो भूमिका मानी जाती है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं की मानी जाती है। उत्तर प्रदेश में करारी हार मिली और उसका नतीजा एक और भी। नरेंद्र मोदी जब से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री बने, फिर देश के प्रधानमंत्री बने, तो संवैधानिक पद पर या चुनावी राजनीति में आने के बाद से नरेंद्र मोदी साहब को पहली बार अल्पमत की सरकार बनानी पड़ी। लोकसभा में बहुमत के लिए 272 सीट चाहिए, 240 पर भारतीय जनता पार्टी आकर अटक गई, टिक गई। वो तो भला हो नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, एनडीए गठबंधन के सहयोगी दलों के बल पर नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने में कामयाब रहे। लेकिन उस खटास में कई तरह के समीकरण बदल दिए। भाजपा को ये समझ में आने लगा कि आरएसएस इतना स्ट्रांग है कि आरएसएस जब चाहे बीजेपी को हरवा सकता है, जितवा सकता है तो हरवा भी सकता है। हालांकि उसके बाद डैमेज कंट्रोल की कोशिश हुई। देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी 30 मार्च को पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय नागपुर गए
उन्होंने आरएसएस के संस्थापकों को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघचालक मोहन भागवत और आरएसएस के अन्य नेताओं से मुलाकात की और उससे बाद लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अलग अलग इंटरव्यू में, अपने अलग अलग भाषणों में जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ करते हुए नजर आने लगे, उससे लगा कि शायद समझौते की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन एक तरफ जहां समझौते की कोशिश हो रही थी, एक तरफ प्रधानमंत्री बनने के बाद या प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय गए, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश से कई तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही थी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जो खींचतान मची हुई थी, उस तरह की खबरें सामने आ रही थी। जनवरी 2020 में जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, जनवरी 2023 में उनको रिटायर होना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक में उनका कार्यकाल यह कहते हुए बढ़ा दिया गया जून 2024 तक कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उनका कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के समापन के बाद सरकार भी बन गई, जेपी नड्डा केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री भी बन गया, लेकिन लगभग एक साल से ज्यादा समय हो गया वो मोदी सरकार में मंत्री भी है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। तो अगर कोई ये कहे कि तनाव नहीं है, अगर कोई ये कहे कि घमासान नहीं है, तो ये बात सच साबित नहीं। आरएसएस के कई नेता कह चुके हैं कि उनका कोई लेना देना नहीं है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर, लेकिन तमाम लोग जानते हैं, खुद आरएसएस और बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं को भी इस बात पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं होता। तो कहीं ना कहीं तो पेच फंसा हुआ है, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने दिखा दिया, लेकिन जब बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की तो संघ ने भी थोड़ा बहुत जो है डैमेज कंट्रोल अपनी तरफ से करने की कोशिश की। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में आरएसएस ने पुरजोर तरीके से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के लिए काम किया। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी पूरी तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए काम किया। और हरियाणा विधानसभा चुनाव का नतीजा क्या आया, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का नतीजा क्या आया, ये हम और आप सभी जानते हैं। तो बीजेपी, अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर जो पेच है वो लगातार फंसा हुआ था। और इसलिए बार बार बीजेपी बनाम आरएसएस, बीजेपी वर्सेस आरएसएस की टकराव की खबरें लगातार चर्चा में आ रही थी, लगातार मीडिया में आ रही थी। इन खबरों को पूरी तरह से गलत बताते हुए खारिज नहीं किया जा सकता। जाहिर सी बात है कि धुआं वहीं निकलता है जहां आग लगी होती है, तो कहीं ना कहीं तो पेच फंसा हुआ था। लेकिन जुलाई का महीना आते ही बड़ी तेजी से, मैंने अपने एक अलग वीडियो में आपको बताया था कि बहुत जल्द अब फैसला हो जाएगा। 15 से 18 जुलाई के बीच में भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। तो अब जिस तरह से अलग अलग प्रदेश अध्यक्षों के नामों का ऐलान होने लगा, जो कोटे की जरूरत थी कि 19 राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति होनी चाहिए, वो पूरा हो गया। और पिछले कुछ दिनों के दौरान जिन राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है, दोबारा से जिन व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, अगर आप उनकी कुंडली खंगालेंगे तो आप ये मानेंगे कि कहीं ना कहीं वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं, यानी आरएसएस की चलनी शुरू हो गई है। तो अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि जो आरएसएस वर्सेस बीजेपी की लड़ाई चल रही थी सबसे सर्वोच्च पद को लेकर, क्या उस पर कोई समझौते का फॉर्मूला तैयार हो पाया है? ये तो हमें 15 से 18 जुलाई के बीच में ही पता लगेगा जब भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम सामने आएगा। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि मोटे तौर पर एक फॉर्मूले पर सहमति बनी है, और वो फॉर्मूला न केवल भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन को लेकर है, बल्कि उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी नई नजर आएगी, उसके बाद जो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का रूप रंग नया नजर आएगा, कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के सरकारों के चेहरे बदले हुए नजर आएंगे। इन तमाम फॉर्मूलों पर मोटे तौर पर एक सहमति बन गई है। लेकिन 30 मार्च को जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर गए थे, उस समय भी मोटे तौर पर एक फॉर्मूले पर सहमति बन गई थी। लेकिन जब वापस वो दिल्ली आए, उस फॉर्मूले पर, उस समझौते पर एक एक करके आगे बढ़ने लगे, लेकिन बीच में कई हर्डल आ गए थे। और इसीलिए जिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान अप्रैल में होने की संभावना थी, वो टलते जुलाई का महीना आ गया। लेकिन अब मोटे तौर पर यह माना जा रहा है कि कुछ सहमति बन गई है। 4, 5, 6 जुलाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक, 3 दिवसीय बैठक जो आज से शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव PL संतोष समेत आरएसएस के जो 32 आरएसएस से जुड़े हुए अलग अलग तरह के संगठन हैं, जो अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके संगठन महासचिव इस बैठक में शामिल होंगे। शताब्दी वर्ष पर चर्चा होनी है, संघ के शाखाओं पर चर्चा होनी है, मोहन भागवत के प्रवास पर चर्चा होनी है। ये औपचारिक रूप से इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी है, लेकिन अनौपचारिक रूप से
भारतीय जनता पार्टी यानी देश के सत्तारूढ़ पार्टी, देश के सत्तारूढ़ गठबंधन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रभाव को लेकर भी चर्चा होगी। और मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं कि आप मतभेद की खबरों को नकार नहीं सकते। जेपी नड्डा के बयान को आप कैसे नकारेंगे? उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लगातार टलता जा रहा है, उसको आप कैसे नकारेंगे? जिस भारतीय जनता पार्टी में चुनाव के जरिए राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष चुने जाते हो, लेकिन हर बार चुनाव की प्रक्रिया होती है लेकिन वो सर्वसम्मति से चुने जाते हैं। आज तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए बीजेपी में चुनाव नहीं हुआ है। वहां वो कोई ये कहे कि पेच फंसा हुआ है क्योंकि हम प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं, तो ये अपने आप में कितना विश्वास किया जा सकता है, इसको आप मानिए। लेकिन जाते जाते मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बता देता हूं। संघ और बीजेपी के बीच में खींचतान तो है, लेकिन दोनों ही संगठन अपने मतभेदों को उस स्तर पर कतई नहीं ले जाएंगे जिस स्तर पर जाकर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता से विदाई हो जाएगी। संघ और बीजेपी एक दूसरे के सामने हैं, एक दूसरे से लड़ भी सकते हैं, एक दूसरे से अपनी बातों को मनवाने के लिए अड़ भी सकते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे का उस हद तक नुकसान नहीं करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विदाई हो जाए या बीजेपी की सरकार गिर जाए। चेहरे जरूर बदल जाएंगे प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्री के, लेकिन संघ और बीजेपी के आपसी संबंधों में खटास इतनी दूर तक नजर नहीं आएगी। यानी आरएसएस और बीजेपी एक दूसरे के पूरक भी है, एक दूसरे की जरूरत भी है, एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत जल्द इस पूरी समस्या का समाधान होगा, निकलेगा, रास्ता निकलेगा, क्योंकि संघ और बीजेपी दोनों को लगता है कि लड़ाई लंबी छिड़ी तो इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। और सबसे बड़ा नुकसान बिहार में होने वाले जो अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव है उसमें उठाना पड़ सकता है। इसलिए जुलाई का ये महीना अपने आप में बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। जुलाई के महीने में समझौते के फॉर्मूले पर अमल करना शुरू हो जाएगा या शुरू कर दिया जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो आप तय मानकर चलिए कि भारतीय राजनीति, खासतौर से बीजेपी और आरएसएस के संबंध एक संकट के नए दौर में फंसते हुए नजर आएंगे। और फिर क्या होगा ये अपने आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल देखते हैं 15 से 18 जुलाई के बीच में जो समझौते का एक फॉर्मूला तय किया गया, भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन को लेकर जो गाइडलाइन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा दी गई थी, उस गाइडलाइंस के मुताबिक नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान भारतीय जनता पार्टी के आला कमान यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आपसे अपील, आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, पॉजिटिव खबर को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और कमेंट करके जरूर बताइए कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संबंधों को लेकर आपका क्या मानना है। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और सबसे पहले वीडियो पाने के लिए घंटी भी बजाएं।